ना ईरान ने सरेंडर किया है, ना ईरान ने ये बयान जारी किया है कि हमें ये जंग खत्म करनी है, मुज़ाकरात की टेबल पर है। आयरन डोम को ईरान के मिसाइल चीरते हुए इसराइल की इमारतों के ऊपर गिर रहे हैं। मुश्तबा अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर ना बने, वो उन्होंने बनाकर अमेरिका के मुंह के ऊपर तमाचा मारा। एक करारदाद रूस की जानिब से पेश की गई और उसमें यह कहा गया कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले बंद करे और इस जंग को खत्म करे। खलीजी रियासतें इस वक्त इस जंग का सबसे ज्यादा कीमत चुका रही हैं। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन आइन ट्रंप को इस बात की इजाजत ही नहीं देता। Who the hell is Trump to bypass the Congress? एक तरफा फदा का ऐलान करना ये सिर्फ दुनिया की आंखों में मट्टी डालने के मुतरादिफ है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। ईरान जंग से मुतालिक ट्रंप ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो ये जंग जीत चुके हैं, फतह का ऐलान किया है। और अभी कुछ देर पहले ट्रंप ने बाकायदा तौर पर एक रैली से खिताब करते हुए ये ऐलान किया और कहा कि हमने ईरान की पूरी फिजाइया तबाह कर दी और उनकी पूरी बहरी फौज भी तबाह कर दी और 56 बहरी जहाज ईरान के हमने समंदर के अंदर गर्क थे। ये एक तरफा ऐलानात हैं और ये नफसियाती जंग से मुतल्लिक हैं, क्योंकि ईरान जंग जैसे ही थोड़े से दिन ज़्यादा हुए तो आलमी मार्केट है यकीनी की सूरत हाल से दो चार हुए। पेट्रोल की कीमतें एकदम बढ़ी। तो गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने और उसकी काबीना और मुशीरों ने झूठ बयानी से और तरोक गोई से काम लेते हुए ये कहा कि हमने अब ना ब्रुवस भी खुलवा दी है, वहाँ से तेल की आमदरफ्त भी हो रही है और जिसके नतीजे में स्टॉक मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आई और जो तेल की कीमतें थी उसकी एकदम कम हो गई। तो ये ट्रंप बुनियादी तौर पर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ज़रिए से दुनिया को और अमरीकी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ईरान जो है मुसलसल इसराइल के ऊपर बमबारी करके मिसाइल दाग कर अब तो क्लस्टर बम जो है वो बाकायदा तौर पर इसराइल के ऊपर ताके जा रहे हैं। और ईरान के क्लस्टर बम इतने खौफनाक हैं कि इसराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इन क्लस्टर बम को इंटरसेप्ट करने में उन्हें शदीद परेशानी का सामना है, क्योंकि क्लस्टर बम जब ये हवा में होता है मिसाइल तो ये मिसाइल हवा में ही फट जाता है, उसके अंदर से दर्जनों छोटे छोटे बम निकलते हैं और ये इंटरसेप्टर जो थार्ड की सूरत में, आयरन डोम की सूरत में इसराइल के पास मौजूद है, ये उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह से वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। सोशल मीडिया पर बेशुमार इस वक्त ऐसी फुटेजेस मौजूद हैं जो इसराइलियों की हलाकत से मुतालिक, उनके जाबाक होने से मुतालिक, उनकी इमारतों की तबाही से मुतालिक और पूरे सिस्टम को तबाह करने के हवाले से हैं। आयरन डोम को ईरान के मिसाइल चीरते हुए इसराइल की इमारतों के ऊपर गिर रहे हैं और अभी तो सरकारी इदाद-ओ-शुमार हैं कि वहाँ पर इसराइली फ़ौजियों की जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं उनकी तादाद 120 से ज़ायद हो गई है। इसी तरह अमरीकी फ़ौजी हैं, वो भी अमरीकी फ़ौजी अड्डों के ऊपर जब उन पे हमले किए गए तो वो भी ज़ख्मी है। अब ट्रंप जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ज़रिए से ईरान के ऊपर अपनी फतह का इज़हार कर चुके हैं। देखिए, ना ईरान ने सरेंडर किया है, ना ईरान ने ये बयान जारी किया है कि हमें ये जंग ख़त्म करनी है, मुज़ाकरात की टेबल पर है, ना ही ईरानी हुकाम की जानिब से हमलों को ख़त्म किया गया है और रोका गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ट्रंप जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर एतमाद हासिल करने के लिए और अमरीकी हेजमनी और सुपर पावर को कायम रखने के लिए ये बयान दे रहे हैं कि हमने ईरान की जंग जीत ली है और आगे ज़मनन बात की कि अभी हम वापस नहीं आएंगे, हम वहाँ पर रहेंगे जब तक हमारे मकसद पूरे नहीं होंगे। अब मकसद क्या? मकसद वही रजीम चेक जिस पर ईरानी कौम डट के खड़ी है, उन्होंने इनकार कर दिया है। मकसद क्या था? मुश्तबा अली खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर ना बने, वो उन्होंने बनाकर अमेरिका के मुंह के ऊपर तमाचा मारा कि नहीं, हम अपने फैसले अपनी कौमी खुद मुख्तारी और कौमी आज़ादी राय से तयन करेंगे और वही फैसले करेंगे। अब ट्रंप को परेशानी है कि वो ईरान से मुताल्लिक किसी भी अपनी जारहाना पॉलिसी से बदलूबा नतीजा हासिल नहीं कर पा। सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ है। सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के अंदर 2 करारदादें पेश की गई है। एक करारदाद रूस की जानिब से पेश की गई और उसमें यह कहा गया कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले बंद करे और इस जंग को ख़त्म करे, जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास के अंदर और करारदाद जो है वो आगे अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। ये दूसरी करारदाद पेश की गई। वो करारदाद पास हुई और वो करारदाद थी
ईरान के खलीजी रियासतों पर जो हमले किए जा रहे हैं उसकी मजम्मत में अब जब ये करारदाद पेश की गई तो चीन और रूस दोनों सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से एब्सेंट हो गए, जिसको एब्सेंशिया कहते हैं। और उन्होंने वोट ना हक में ना मुखालफत में किसी उसमें वोट नहीं दिया। अलबत्ता पाकिस्तान ने जो है वो हक में वोट दिया कि ईरान जो खलीजी रियासतों पर हमले कर रहा है वो ठीक नहीं है, उसकी वो मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ईरान का मुद्दा है बड़ा सादा। ईरान कहता है कि जो डेटा सेंटर्स यहाँ पर अमेज़ॉन के बने हुए हैं, एनवीडिया के बने हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बने हुए हैं, ओरेकल के बने हैं, ओपन एआई के बने हैं, ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स और ये डेटा सेंटर्स के ज़रिए से हमारी सर्विलेंस की जा रही है, इसलिए हम इन डेटा सेंटर्स को उड़ाएंगे। इसके बाद पूरी खलीजी रियासतें, जो 5-6 बड़े मुल्क हैं, ये परेशान दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये डेटा सेंटर्स यहाँ से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए, जैसे अमेज़ॉन के 2 बड़े डेटा सेंटर्स तबाह कर दिए हैं, तो हमारी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। वहाँ पर प्रवासें मुअत्तल हैं। खलीजी रियासतें इस वक्त इस जंग का सबसे ज़्यादा कीमत चुका रही हैं। खलीजी रियासतों को तो इसका नुकसान हो ही रहा, क्योंकि इस जंग के अंदर खलीजी रियासतें जो खुद को तसव्वुर करती रही हैं कि वो अमेरिका की एलाए हैं और यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ, जंग मुसल्लत हुई, तो उनसे मशावरत की जाए कि उन्हें इस मशवरे में शामिल ही नहीं किया गया। ज़बरदस्ती इस जंग के अंदर उन्हें धकेल दिया गया है। अभी खलीजी रियासतों के हुक्मरान और अवाम ये फैसला करें कि आया उन्होंने रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम करना है या अमेरिका की प्रॉक्सी बनकर इस खित्ते को अमेरिका का मैदान जंग बनाकर रखता है। क्योंकि ईरान जो है वो कभी भी खलीजी रियासतों पर हमलावर ना होता अगर वहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे ना होते। अगर ईरान उन अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को तबाह ना करता तो यकीनन इन्हीं फ़ौजी अड्डों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता। ये गल्फ़ स्टेट्स, गल्फ़ रियासतें, इनको ईरान ने किसी हद तक एक बहुत बड़ा मौका फराहम किया है कि वो अपनी आज़ादी से मुतालिक सोचें, अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचें, खुददारी के तहत सोचें, कौमी बख्तार के तहत सोचें, ना कि अमेरिका की बांदी और लोंडियों की तरह रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी कौम को भी आज़ाद करें और ख़ुद भी आज़ाद हो। दूसरी अहम बात यह है कि इस जंग के अंदर इसराइल जो है उसे जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसकी खबरें तो मीडिया में आ नहीं रहे। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इस वॉरफेयर के थ्रू नैरेटिव जो बिल्ड किया जा रहा है ग्लोबली वो यही है कि ईरान शिकस्त कुर्दा हो चुका है। लेकिन अहम बात यह है कि ईरान इस हमलों में अब तक 28 फरवरी से लेकर आज की तारीख तक अमेरिका के 140 फौजियों को जख्मी कर चुका है। अच्छा, ये वो डेटा है जो खुद अमेरिका ने सरकारी तौर पर दिया है। अब जख्मी फौजी से मुराद ये है कि वो फौजी अब ख़त्म हो गए, यानी कि वो जंग लड़ने के या जंगी मैदान के अंदर काम करने के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ थर्ड सिस्टम उड़ा दिया और अब जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद हथियार ईरान इस्तेमाल कर रहा है। अगर ईरान के पास वेपन्स ख़त्म हो चुके होते, ईरान के पास मिसाइल ना होते, ड्रोन का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका होता, तो क्या ईरान अब भी इसराइल के ऊपर मुस्तकिल तौर पर बमबारी कर रहा होता? यकीनन नहीं करता होता। लेकिन ये नंबर गेम ट्रंप और उसके मुशीरों की जानिब से बार बार बयान जारी करके मीडिया के ज़रिए से लोगों के ज़हनों के ऊपर हावी होने की कोशिश की जा रही है। अभी CNN ने भी एक रिपोर्ट जारी की और वो बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है इस लिहाज से कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि रशिया और चाइना वो दोनों साथ हैं। किसके साथ है? ईरान के साथ, लेकिन गैर एलानिया तौर पर साथ है। और अमेरिका और इसराइल के ऊपर दबाव भी डाल रहे हैं कि आप ये जंग ख़त्म करें, ये जंग बंद करें। इस तरह आप वो मकासद हासिल नहीं कर सकते बल्कि दुनिया की इकॉनमी को गैर यकीनी की सूरत हाल से निजात कर रहे हैं। CNN ने खबर शाये की है कि रूस ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करने के साथ साथ एग्जैक्ट जियो मैपिंग करके दे रहा है इसराइल की भी, उन अहम इमारतों की जो इसराइल में मौजूद हैं और उन जगहों की भी जहां पर डेटा सेंटर्स हैं, जहां पर अमेरिकी वहाँ घूम रहे हैं, अमेरिकी फ़ौजी घूम रहे हैं और अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं। वो जियो सैटेलाइट मैपिंग के ज़रिए ईरान बिल्कुल प्रिसिजन के साथ अटैक कर रहा है। लेकिन रशिया क्योंकि ऐसी किसी भी रिपोर्ट को मानता नहीं है, वो मानेगा भी नहीं, ये जंगी हिकमत अमली का हिस्सा है। और ईरान भी कभी ये नहीं कहेगा हाँ हमें रशिया सपोर्ट कर रहा है या हमें चाइना सपोर्ट कर रहा है। आपको याद होगा यूक्रेन जंग के अंदर रशिया ने ईरान से एक बड़ी मदद हासिल की थी। वो मदद थी ड्रोन की बड़े पैमाने पर तैयारी, और वही ड्रोन टेक्नोलॉजी जो ईरान के पास थी
वो रशिया को मुंतकिल हुई, रशिया ने उसको थोड़ा एडवांस किया और एडवांस करके उन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन जंग के अंदर। अब रशिया जो है एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकर बन गया है इस जंग के दौरान। हुआ कुछ यूं कि तेल की कीमतें जब गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार हुई तो ट्वीट्स किए गए अमरीकी अहदेदारों की तरफ से और बाद में उन ट्वीट्स को डिलीट भी किया गया। क्यों डिलीट किया गया? क्योंकि वो झूठ पर मबनी पर थे और वो मार्केट को स्पेकुलेट करने के लिए थे कि तेल की कीमतें ताकि स्टेबल रहें। और अभी तो वो ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं पेट्रोल के, ऑयल के, हम उनके अंदर से 40 करोड़ बैरल जो ऑयल है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहे हैं और अमेरिका ख़ुद भी अपने स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स एसेट्स हैं ऑयल के उनको इस्तेमाल करेगा ताकि ये तेल की कीमतों को स्टेबल रखा जाए। लेकिन ईरान के हुकूमत और तर्जमान की तरफ से वार्निंग दी गई है कि दुनिया तैयार हो जाए, अमेरिका भी तैयार हो जाए, तेल की कीमत $200 फ़ी बैरल तक जाएगी क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ जहाँ से तवानाई की तरसील के जो टैंकर्स हैं, जहाज़ हैं जो वहाँ से गुजरते हैं, 90% तेल की सप्लाई यहाँ से होती। और अभी इंडिया से भी खबरें आ रही हैं, गल्फ स्टेट से भी आ रही हैं कि वहाँ पर तेल का बुहरान पैदा हो सकता है क्योंकि ईरान वहाँ से उस तेल की जो है वो आमदोरफ्त को रोक चुका है। अब बात यह है कि इस जंग के अंदर आखिर निकलेगा क्या? अभी जो अमेरिका ने कहा है कि हम अभी तक यहाँ से नहीं जाएंगे, इस नुक्ते को समझना बहुत ज़रूरी। आप इंटरनेट खोलें, टेलीविज़न देखें या सोशल मीडिया के अकाउंट्स देखें तो ज़्यादातर खबरें इसी के गिर्द घूम रही हैं कि इसराइल ने कितने मिसाइल दागे, ईरान ने कितने मिसाइल दागे, इसराइल ने ईरान के अंदर कार्रवाई करके कितने ईरानियों को शहीद किया, ईरान ने कितने मिसाइल दागे होगी तादाद बताई जा रही है। लेकिन इस बीच जो अहम बात है उसके ऊपर जिक्र नहीं किया जा रहा, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जा रही। वो ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक प्रेशर खलीजी रियासतों के ऊपर बन रहा है क्योंकि देखिए सऊदी अरब इस जंग में नहीं कूदा। सऊदी अरब ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया कि हम इस जंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात इस जंग में शामिल नहीं हुआ। इसी तरह कतर जो है वो अगरचे वहाँ पर अमरीकी सेंटकॉम का अड्डा और सबसे बड़ा अड्डा यहाँ पर मौजूद है, फौजी अड्डा, उसकी तरफ से भी अभी कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ कि हम इनके साथ इस जंग के अंदर शामिल हो रहा है। तो नतीजा क्या हुआ कि अमेरिका और इसराइल तन तनहा दोनों मिलकर इस जंग के अंदर ईरान के मिसाइलों का मुकाबला करता है। बात यह है कि सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के तहत वहाँ बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इसी तरह जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसने भी मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं और दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि वो इस रीजन के अंदर पीसफुली आगे बढ़ें और किसी भी किस्म की जंग का शिकार ना हो। लेकिन मासी ये बताती है कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके अंदर से कोई नई चीज़ बाहर निकलती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया, दूसरी आलमी जंग वहाँ से शुरू। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराए, दूसरी आलमी जंग खत्म हो गई और अमेरिका सोल सुपर पावर बनकर उभरा। अगरचे उसके अंदर अगर रशिया उस वक्त जर्मनी को शिकस्त ना देता तो अमेरिका कभी भी सोल पावर नहीं बन सकता था। लेकिन जिस रशिया ने जर्मनी को शिकस्त देकर उनकी ताकत तोड़ी और अमेरिका के लिए रास्ता हमवार किया, उसी अमेरिका ने कोल्ड वॉर के ज़रिए 1990 तक रशिया को बड़ा टफ टाइम दिया और फिर उसके बाद आज तक जो है वो दोनों एक दूसरे को राइवलरी समझते हैं, जबकि दूसरी आलमी जंग में दोनों एक साथ थे। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये कि नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो गया अमेरिका का। उससे पीछे जाएं कि जब सल्तनत उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था तो उसके नतीजे में रोमन अम्पायर का जवाल शुरू हुआ था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया शुरू हुआ और उसके ऊपर दस्तखत किए तो यूरोप के अंदर 30 साला जंग का खात्मा हो गया। इसी तरह दुनिया में जब भी कोई इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जाती है तो उसके अंदर से कुछ नया आता है। अब इसके अंदर से नया क्या आएगा वो समझने की ज़रूरत है हमें। मुद्दा ये है कि इस वक्त दुनिया जो है वो ग्लोबली डायरेक्ट कंट्रोल में है यूनिपोलर होने की वजह से अमेरिका के पास। अमेरिका इस वक्त बादशाह बना हुआ है और वो दनदनाता फिर रहा है जंगल के अंदर और अपनी ताकत का बदमस्त हाथी की तरह इजहार करता फिर रहा है। उस बदमस्त हाथी ने जब ये हमला किया ईरान के ऊपर तो इसके नतीजे में जो प्रेशर उसके ऊपर आया है, खुद अमेरिकी कांग्रेस की जो ज़िली कमेटियां हैं वहाँ पर जब तहकीक शुरू हुई तो उसके अंदर जॉन ग्रैमिनी जो कि इस इंक्वायरी को हेड कर रहे थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा हु द हेल इज ट्रम्प
टू बाईपास द कांग्रेस, कि कांग्रेस के पास से इख्तियार है कि वो जंगें मुसल्लत करने के लिए, शुरू करने के लिए मंजूरी दे। ये तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन आइन ट्रंप को इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। तो ये एक विद इन अमेरिकन सिस्टम एक नई डिबेट शुरू हो गई है, और इस जंग को लेकर अमेरिकी अवाम जो है वो ट्रंप के साथ नहीं खड़ी, अमेरिकी कांग्रेसमैन जो है वो ट्रंप के साथ नहीं खड़े। सिर्फ वो कांग्रेसमैन ट्रंप के साथ खड़े हैं जिनकी तादाद 70-80 के करीब है, जो इसराइली लॉबियों से फंडिंग हासिल करते हैं। अब मामला ये है कि इस जंग ने किसी न किसी सतह पे जाकर इख्तिताम पजीर होना है, लेकिन अगर ट्रंप ये समझता है कि वो वन साइडेड अपनी विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़ा होकर ये ऐलान करेगा कि हम ये जंग जीत गए हैं, हमने पूरा ईरान तबाह कर दिया। या आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस जून के अंदर भी ट्रंप ने ये दावा किया था कि हमने ईरान का पूरा न्यूक्लियर सिस्टम तबाह कर दिया, अब मशरिक़ वस्ता महफूज है। और जो उनके बड़े दाश्ता किस्म के सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, वो ग्राहम लिंडसे, वो कहते हैं कि हम इस जंग के ज़रिए से आइंदा 1000 साल तक मशरिक़ वस्ता को महफूज बनाना चाहते हैं। ये बेसिकली ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट जो उनके दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, बैठा हुआ है, ये उसकी झलक। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि खलीजी रियासतों के पास कि इस वक्त बड़ा अहम मोड़ है, वक्त है कि इस जंग के अंदर ज़बरदस्ती उनकी मर्जी, मंशा, ख्वाहिश के खिलाफ अमेरिका ने उसको धकेला है, और उसके नतीजे में उनकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया है, और वो इसलिए किया गया है कि वो अमेरिका के बेर होता है, वो इससे आज़ादी हासिल करे, इससे छुटकारा हासिल करे, और अपनी कौम को आज़ादी दिलाकर इसराइल की इस खित्ते के अंदर जो मुस्तकिल बदमाशी है, ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है, उसको हमेशा के लिए बंद कराए। खलीजी रियासतों के पास ताकत है, मसला ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट्स और हुक्मरान हैं, उनके पास पॉलिटिकल विल नहीं है उस तरह की कि वो कोई बड़े लेवल पे कोई फैसला कर सके। गल्फ कौंसिल बने हुए, वो कौंसिल के ज़रिए से फैसला कर सकते हैं। मसला ये है इस वक्त सबसे बड़ा कि इन ममालिक को शिया सुन्नी फसादात के अंदर तकसीम रखा गया है। शिया सुन्नी फसादात के ज़रिए से तकसीम इस लहर से यहाँ पर साम्राज्य अपने पंजे गाड़े हुए हैं, और इन साम्राज्य को अपने पंजे गाड़ने के लिए एक इंटेलेक्चुअल कमक भी पहुँचती रहती है, जो कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी जो फैले हुए और बैठे हुए दानिशवर है, वो किसी न किसी दायरे में इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। मामला ये है कि ईरान ने इस जंग के दौरान ये साबित कर दिया है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं करने देंगे, और अगर उन्हें अगले 10 साल भी जंग लड़ना पड़ी तो वो ये लड़ेंगे। इसके लिए उनके पास सलाहियत भी है, ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल भी हैं। एक तरफा फदा का ऐलान करना ये सिर्फ दुनिया की आंखों में मट्टी डालने के मुतरादिफ है। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।